वर्क डिज़ाइन MS-05 ब्लॉक 3 यूनिट 7। वर्क डिज़ाइन जो है वो एक सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम वर्क को डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से कि हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिले, हमारा वेस्टेज रिड्यूस हो, हमारे रिसोर्सेज बढ़िया ढंग से एलोकेट हों, हमें एक प्रॉफिट मिले। तो वर्क डिज़ाइन करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है प्रेजेंट वर्क सिस्टम की, जिससे कि हम उस सिस्टम को समझ सकें और उसके हिसाब से हम दूसरे सिस्टम को उससे कंपेयर कर सकें। अगर हम हमारा अभी प्रेजेंट का सिस्टम नहीं स्टडी करेंगे तो हम दूसरे सिस्टम को उस सिस्टम से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले अपना सिस्टम कंपेयर करना, मेजर करना होता है। उसके बाद एक सिस्टम डेवलप करना होता है, उसको मेजर करना होता है, पुराने वाले सिस्टम से उसे कंपेयर करना होता है। जो सबसे बढ़िया है, अगर अच्छा है तो उसे हम चलने देते हैं। जो फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो है, वर्क डिज़ाइन इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ contemplated and present work system to formulate through the ideal system concept the easiest and the most effective systems and methods for achieving necessary functions goal और purpose। जो मैंने हिंदी में बोला वही है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इतना सा फ़र्क है कि जो हमारा फंक्शन है, गोल है, उसको पूरा करने के लिए हमें जिस तरीके से काम करना है, उसका जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको स्टडी करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करना है। किसका? कॉन्टम्पलेटेड, जो हम चाहते हैं उसका, एंड द प्रेजेंट सिस्टम, और जो करंट में है उसका, ताकि हम एक आइडियल सिस्टम कंसेप्ट बना सकें। हम नए वाले को पुराने वाले से, पुराने वाले को नए वाले से कंपेयर कर सकें, और जो बढ़िया हो, इफेक्टिव हो, उसको हम अडॉप्ट करें। जो टेक्निकल साइंटिस्ट्स होते हैं वो मेथड, टेक्निक्स, टूल्स, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। और जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो बिहेवियर एंगल देखते हैं, वर्कर का मूड देखते हैं, सेटिस्फैक्शन देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं। तो जो वर्क डिज़ाइन है वो टेक्निकल साइंटिस्ट्स की देन है, और जो जॉब डिज़ाइन है वो सोशल साइंटिस्ट्स की देन है। वर्क डिज़ाइन में हम मैथमेटिकल टूल्स, स्टॉप वॉच वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, और जॉब डिज़ाइन के अंदर हम जो उसका जो मूड है, बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर हम लोग ध्यान देते हैं। वर्क डिज़ाइन जो है वो करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि काम कैसे होता है। काम होता है मैन एंड मशीन के कॉम्बिनेशन से एक वर्क स्टेशन बनता है, और ऐसे बहुत सारे वर्क स्टेशन मिलकर के एक लार्जर सिस्टम बनाते हैं। और वर्क डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर, वर्क डिज़ाइन करने के लिए कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्निक्स नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स है, उसमें से एक टेक्निक है जिसका नाम है वर्क स्टडी। वर्क डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है वर्क स्टडी। और जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी के अंदर दो पार्ट्स, एक है मेथड स्टडी और दूसरा है वर्क मेजरमेंट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क स्टडी इज डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ कैरिंग ऑन एक्टिविटी सो एज टू इम्प्रूव द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू सेट अप स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द एक्टिविटीज बीइंग कैरिंग आउट। तो वर्क स्टडी जो है वो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है करंट मेथड का, एक्टिविटीज़ का, इस तरीके से कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, बढ़िया रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकें, और उस एक्टिविटी को स्टडी करने के बाद हम उसके स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बना सकें। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी टोकरी बनाता है, हम उसको स्टडी करते हैं, फिर हम लोग उसको स्टडी करके हम लोग मानते हैं कि काफ़ी सारे स्टडी करने के बाद हम लोग ये एस्टेब्लिश करते हैं कि एक टोकरी 7 मिनट में बनती है। और दूसरा आदमी अगर उसे 10 मिनट में बना रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो परफॉर्मेंस से लोअर परफॉर्म कर रहा है। तो हमें एक स्टैंडर्ड भी बनाना होता है। ये स्टैंडर्ड बहुत काम आ सकता है। ये स्टैंडर्ड उस आदमी को प्रमोशन दिलाने के लिए काम आ सकता है जो बेटर काम कर रहा है, या उस आदमी की वेज, जो तनख्वाह है। अगर मान लीजिए एक आदमी 7 मिनट में टोकरी बनाता है जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम है, और एक आदमी जो है वो 9 मिनट में टोकरी बनाता है, तो 9 मिनट वाला डेफिनेटली स्लो काम कर रहा है। उसकी तनख्वाह जो है वो 7 मिनट में जिसने काम किया उसके बराबर तो नहीं होनी चाहिए। तो
ये जो है और भी बहुत काम आता है हमारा वर्क स्टडी, केवल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, एचआर में भी काम आता है, लोगों के प्रमोशन करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के लिए, उनकी वेज डिटर्मिनेशन के लिए। तो वर्क स्टडी की दो ब्रांचेस हैं, एक है मेथड स्टडी, दूसरी है वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी के अंदर केवल हम जो वर्क कंटेंट है उसको हम स्टडी करते हैं, और वर्क कंटेंट को स्टडी करके हम लोग कोशिश करते हैं कि उस वर्क कंटेंट में से जो रिडंडेंट पार्ट है उसको हम रिमूव कर दें। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्क किचन में होता है, पहले कोई टेबल से उठा करके ग्लास लेकर के आता है, उसे सिंक में रखता है, फिर फिर वो दोबारा जाता है, वो किचन में से कुकर लेकर के आता है, वो सिंक में रखता है, फिर उसे वॉश करता है। तो ये पूरी एक्टिविटी है बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है। पहली एक्टिविटी है बर्तनों को इकट्ठा करना, दूसरी एक्टिविटी है बर्तनों को धोना, तीसरी एक्टिविटी है बर्तनों को पोंछना, और चौथी एक्टिविटी है उसको यथास्थान पर वापस रखना। तो ये मान लीजिए चार एक्टिविटी है। तो हम लोग जो मेथड स्टडी के अंदर हम लोग उस एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, उस एक्टिविटीज़ के इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई रिडंडेंट पार्ट तो नहीं है, कोई काम हम ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे। जैसे कि हम लोग उसको बर्तन धोने के बाद उसे सुखा रहे हैं, हम जाकर के डायरेक्टली उसे रैक में भी रख सकते हैं और वो रैक में भी सूख सकता है। तो मतलब इस तरीके से हम उसको एनालाइज, मेथड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे होता है वर्क कंटेंट को रिड्यूस करना, और वर्क मेजरमेंट जो होता है वो उसमें हम लोग हर चीज़ का टाइम मेजरमेंट करते हैं, और वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इन इफेक्टिव टाइम को रिड्यूस करना। इन इफेक्टिव टाइम, जो टाइम जैसे कि वेटिंग टाइम में चला जाता है, मान लीजिए दो वर्कर्स हैं, वो एक क्यू में खड़े हुए हैं, पहला वाला जो है वेल्डिंग करता है और दूसरे वाले को स्क्रू कसने के लिए देता है। अब पहला वाला वेल्डिंग करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, दूसरा स्क्रू कसने के लिए खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। तो दैट इज़, वो टाइम स्टडी में आपको पता चलेगा कि ये दूसरे वाला आदमी काम करने की इच्छा रखता है, वो जानबूझ करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो वेटिंग टाइम। तो हम वर्क मेजरमेंट में उस वेटिंग टाइम को रिड्यूस या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और मेथड स्टडी के अंदर हम लोग वर्क को स्टडी करके उसका वर्क कंटेंट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब तो मेथड स्टडी के मैंने ऑब्जेक्टिव बता ही दिए हैं कि रिडक्शन जो है ह्यूमन एफर्ट का और अननेसेसरी फटीग को कम करने के लिए होता है। ये हम अचीव कर सकते हैं मेथड स्टडी के अंदर, जो हम लोग जो ह्यूमन एफर्ट कम करने के लिए, या जो हमारा जो वर्क कंटेंट कम करने के लिए, ये अचीव किया जा सकता है लेआउट इम्प्रूवमेंट से। लेआउट इम्प्रूवमेंट से मतलब है कि मान लीजिए एक मशीन वहाँ रखी है कि यहाँ रखी है, वहाँ पर ड्रिल होता है, यहाँ पर आकर के वेल्ड होता है, तो उन दोनों मशीन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अननेसेसरी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को ही कम कर दीजिए, तो आदमी का एफर्ट कम हो जाएगा। हो सकता है मशीन भारी हो, ड्रिल करने के बाद वो वर्क पीस भारी हो, उसको वहाँ से यहाँ तक ट्रॉली में लेकर के आना पड़ता, टाइम वेस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा, और आपका एफर्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो लेआउट इंप्रूवमेंट से ये इंप्रूवमेंट हो सकता है। दूसरा इंप्रूवमेंट हो सकता है प्लांट और इक्विपमेंट के डिज़ाइन को चेंज करके। मान लीजिए एक आदमी की हाइट है, नॉर्मली 5 फीट की हाइट है उसकी, और उसको जो ऑपरेटिंग मशीन पकड़ा रखी है उसके बटन बहुत हाइट पर है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसकी कुर्सी की हाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि थोड़ा वो बेटर ढंग से परफॉर्म कर सके। और जब हम लोग ये जो मेथड को स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते टाइम हम लोग सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखते हैं। हम लोग वर्क एनवायरनमेंट को बेटर करना चाहते हैं और बढ़िया से बढ़िया सेफ्टी फीचर्स उसमें ऐड करना चाहते हैं। अभी आपकी बुक में दे रखे हैं स्टेप्स इन मेथड स्टडी। अब स्टेप्स तो सिंपल हैं, आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, एग्जिस्टिंग मेथड को स्टडी करिए और फिर एक नया मेथड बनाइए, नए मेथड को भी मेजर करिए, स्टडी कीजिए और पुराने वाले से कंपेयर कीजिए। यही मेथड है ना, यही मेथड स्टडी है। तो इसको यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहला स्टेप है डिफाइन एग्जिस्टिंग मेथड, रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग मेथड, एग्जामिन एग्जिस्टिंग मेथड, then develop new method, define new method, install new method and maintain new method।
इसमें मेरे ख्याल से डिफाइन न्यू मेथड के बाद आना चाहिए रिकॉर्ड न्यू मेथड, कंपेयर न्यू मेथड विद एग्जिस्टिंग मेथड, इंस्टॉल न्यू मेथड, ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्क स्टडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क फॉर मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी के अंदर हम लोग कौन से वर्क को स्टडी करें। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था बर्तन धोने वाला, उसमें 3-4 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था बर्तन इकट्ठा करना, दूसरा स्टेप था बर्तन धोना, तीसरा स्टेप था बर्तन को सुखाना, चौथा स्टेप था उसको यथास्थान पर वापस रखना। अब इसमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो वो है जिसमें एक्चुअल काम हो रहा है, एक्चुअल काम हो रहा है बर्तन धुलाई का। तो वो जो स्टेप है आपका, जो सेकंड नंबर का स्टेप है, आपको वर्क स्टडी के लिए उस स्टेप को चूज करना चाहिए आइडियली, या फिर हमें उस मेथड को चूज करना चाहिए जिसमें कुछ प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ें आ रही हैं, या कोई अनसेफ वर्क कंडीशन है जहाँ पर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या कहीं पर रिपीटेशन है वर्क का, उसको आप हटाना चाहते हैं, या जिस वर्क में बॉटल नेक। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से भी आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आइडियली जो है मेथड स्टडी के लिए हम लोग उस एक्टिविटी को चूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें एक्चुअल काम हो रहा हो। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड। अब रिकॉर्डिंग जो है मेथड की, वो बहुत तरीके से की जाती है। ग्राफिकली बड़ा कॉमन है ग्राफिकली रिकॉर्डिंग करना मेथड को। अब मेथड को रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का मतलब क्या होता है। वैसे ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कहीं पर आप कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम देने जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पर आ सकता है। तो एक साइड पे मैंने सिंबल्स लिख रखे हैं, दूसरे साइड पे सिंबल बना रखा है। ऑपरेशंस यानी कि एक्चुअल वर्क जहाँ पर हो रहा है, ऑपरेशंस जो है उसको गोल ओ से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एरो से डिनोट होता है। अगर किसी चीज़ का इंस्पेक्शन किया जा रहा है तो वह स्क्वायर से डिनोट होता है। स्टोरेज जो है वो उल्टा ट्राइंगल है उससे डिनोट होता है। डिले जो है वो डी से डिनोट होता है, नीचे की साइड टाइप हो गया गलती से। और अगर कोई कंबाइंड ऑपरेशन है तो दोनों ऑपरेशंस को एक साथ लिख देंगे हम लोग, जैसे कि यहां पे लिखा है इंस्पेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दोनों एक साथ हो रहा। अब रिकॉर्डिंग मेथड, मेथड जो है सारे के सारे हम ग्राफिकली जो है करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो और अच्छा, ये ग्राफिकल मेथड है, ये आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछे तो नहीं जाएंगे, शॉर्ट नोट्स में भी मेरे ख्याल से नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है आपकी जस्ट समझ के लिए। और मुझे नहीं लगता इग्नू के अंदर ये पहले कभी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर आए। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड जिसमें क्रोनोलॉजी बताई जाती है। क्रोनोलॉजी बताने के लिए यहाँ पे 3-4 ग्राफिकल मेथड है। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, फॉर्म प्रोसेस, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। अब एक एक करके देखते हैं। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में जो आपका एंटायर प्रोसेस है वो एंटायर प्रोसेस को दिखाया जाता है, एक लेआउट करके दिखाया जाता है। अब जैसे कि अगर मैं आपका बर्तन धोने वाला एग्जांपल लूँ तो 2 एरो आएंगे, कलेक्शन फ्रॉम किचन ऑफ यूटेंसिल्स, और बर्तन को जो है आपके डाइनिंग रूम से कलेक्ट करना। दोनों एरो आकर के फिर आएंगे आपके वॉशिंग में, वॉशिंग से फिर एक एरो जाएगा आपका ड्राइंग में, और ड्राइंग से फिर एक एरो जाएगा जहाँ पर आपका जो बर्तनों की रैक है वहाँ पर। तो इस तरीके से आपका एक आउटलाइन प्रोसेस चार्ट बनेगा कि कौन सी एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होती है। ये ब्रॉड जो है, कोई नया आदमी अगर आए देखने के लिए कि भैया आपका प्रोसेस क्या है, समझने के लिए, एक जब इंजीनियर आएगा कोई बाहर से टाइम स्टडी करने के लिए या आपका मेथड स्टडी करने के लिए, तो उसको पता तो होना चाहिए प्रोसेस क्या है। तो उसको आप आउटलाइन प्रोसेस चार्ट से समझा सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। अब आउटलाइन प्रोसेस चार्ट जो है वो और भी बेटर तरीके से बनाया जा सकता है। अब एक और मेथड है जिससे ये आउट बनाया गया है, जिसे फ्लो प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। इस फ्लो प्रोसेस चार्ट के अंदर जो है आप देखिए किस तरीके से हमने ऊपर की साइड जो है एक रो के अंदर हमने लिखे हुए हैं, ओ करके हमने लिखा हुआ है कि वो जो है आपका ऑपरेशंस है।
दूसरा हमने एक स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब इंस्पेक्शन है। तीसरे का जो उल्टा ट्राइंगल है स्टोरेज है। डी का मतलब डिले है और एरो का मतलब ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसके अंदर हमने 3 4 7 प्रोसेस दिए हुए हैं। पहला प्रोसेस है कास्ट लेइंग इन द फाउंड्री स्टोर। कास्ट लेइंग का मतलब होता है कि लोहे को जो फाउंड्री जो होती है जहाँ पर लोहा पिघला करके हम किसी शेप बनाते हैं किसी सांचे में डाल करके, तो वहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है कास्टिंग जो है, कास्टिंग होकर के वहाँ पर रख दी जाती है, वो स्टोर्ड होती है बेसिकली, क्योंकि वो बना करके ठंडी होती है, ठंडी होकर के स्टोरेज में रखी होती है। तो वहाँ से आप फाउंड्री से किसी चीज़ को लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उसको फाउंड्री से लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा ना उसका। उसको ट्रॉली में रख करके हम लोग लेकर के आएंगे, तो कटिंग मशीन तक लेकर के आते हैं। नंबर 2 में लिखा हुआ है मूव टू कटिंग मशीन। एरो के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है मूव 30 मीटर, रिमार्क्स में लिखा हुआ है उन्होंने। फिर वहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, डी लिखा हुआ है। डी मतलब डिले हो रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी कटिंग मशीन पर कोई चीज़ चल रही है, वो वहाँ पर वेट कर रहा। फिर वेट करने के बाद क्या होता है, फिर उस पर ऑपरेशन होता है, एक कट लगता है, राइजर्स कट लिखा हुआ है। उसके बाद वापस से वो डी यानी कि डिले की कैटेगरी में आ गया है, वो वेट कर रहा है ट्रॉली के आने का। कट करके छेद बन करके तैयार है, लेकिन ट्रॉली नहीं आई है, इस वजह से वो आगे नहीं जा पाया है, तो वो डिले हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के एरो पर वापस आ गया है, यानी कि मूव टू मशीन शॉप। मशीन शॉप में अब उसको लेकर के जा रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, 15 मीटर उसको लेकर के गए। फिर वहाँ पे मशीन शॉप पे जाने के बाद उसका क्या हो रहा है, मशीनिंग से पहले उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। तो वो स्क्वायर जो है, स्क्वायर एरो के नीचे बना रखा। आप इसका केवल एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए फ्लो प्रोसेस चार्ट का। डेफिनेशन में आप लिख ही सकते हैं कि ये एक तरीके का क्रोनोलॉजी बताता है, जिसके अंदर ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, इंस्पेक्शन, डिले, स्टोरेज की सब की इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती है, और साथ में रिमार्क्स का भी एक कॉलम होता है। ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। बाकी इसके अंदर से कोई न्यूमेरिकल जैसी चीज़ नहीं आएगी, केवल ये आपके डेफिनेशन पर्पज से आ सकता। थर्ड है फॉर्म प्रोसेस। फॉर्म प्रोसेस वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, बेसिकली पेपर की इधर से उधर जा रहा। फ्लो ऑफ पेपर एंड इंफॉर्मेशन है बिटवीन डिपार्टमेंट, और उसका हमें स्टडी करना। तो फॉर्म प्रोसेस जो है इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ वर्क इन ऑफिसेस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप हॉस्पिटल में एक फॉर्म फिल करते हैं, बच्चे का बर्थ होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वो एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है, क्रिएट करके वो चुप बैठ जाते हैं। उसके बाद आपको जो है बाद में जाकर के एप्लीकेशन देनी पड़ती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए विद रिक्विजिट फीस। उसके बाद आपकी फ़ीस का वेरिफिकेशन होता है कि भैया आपने फ़ीस जमा करवाई कि नहीं करवाई। उसके बाद वो आपका रिकॉर्ड वेरीफाई करते हैं, भैया इस नाम का कोई रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन और पेपर जो है एक हॉस्पिटल से लेकर के म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में किस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो दिस इज फॉर्म प्रोसेस। टू हैंडेड प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर का हाथ है, हाथ में क्या है, अंगूठा है, उंगलियां हैं, उनका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, वो कैसे, वो पहले क्या मूव हो रहा है, उसके बाद क्या मूव हो रहा है, उस चीज को दर्शाने के लिए 200 प्रोसेस चार्ट होता है। ये जो है 200 प्रोसेस चार्ट जो है ये वर्क स्टडी में आता है आपका, लेकिन ये जो है आपका, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई एग्जाम्पल भी पूछेगा आपसे। अब आपके रिकॉर्डिंग मेथड, पहले कौन से मेथड थे आपके, 4 मेथड हमने देखे। ये क्रोनोलॉजी बताने के लिए 4 मेथड थे। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट जिसमें ब्रॉड आउटलाइन थी, फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट के अंदर हमने देखा कि वो कैसे ऑपरेशन से लेकर के डिले और डिले से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से वो मूव कर रहा था। फिर था फॉर्म प्रोसेस, ये वहाँ पर था जहाँ पर प्रोडक्ट नहीं था, केवल पेपर और इन्फॉर्मेशन का फ्लो था।
200 प्रोसेस चार्ट के अंदर हमने देखा कि हमारी जो वर्कर की उंगलियां दूसरे उंगलियों के रिस्पेक्ट में किस तरीके से मूव करती हैं, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए 200 प्रोसेस चार्ट होता है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड, अब मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो है फ्लो डायग्राम है, स्ट्रिंग डायग्राम है, साइकिल ग्राफ है, क्रोनोग्राफ है। अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से केवल फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम तक ही आप अपने आप को सीमित रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनका कोई अगर कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो आ जाए, वरना तो इनका भी शॉर्ट नोट नहीं आना है। केवल इतना ही आएगा, व्हाट आर द रिकॉर्डिंग मेथड्स। तो फ्लो डायग्राम के अंदर ये स्टोर से आया, फिर बी पे गया, बी से ए में गया, ए से सी में गया, सी से डी में गया, डी से बाहर चला गया। किस तरीके से मटेरियल का मूवमेंट हुआ एक वर्क स्टेशन या एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर। ये सिंपलेस्ट डायग्राम होता है, ये रफ डायग्राम होता है, और इसको एरो और लाइन से जो है वो डिनोट करते हैं। तो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम में हम लोग क्या है, एक्चुअली में एक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, एक धागा यूज़ करते हैं। उस धागे से जो है हमारे जो डिस्टेंसेस हैं वो भी प्रॉपरली मेजर होते हैं, और वो टू द स्केल टाइप्स होता है। और इस स्ट्रिंग से हम जो है एक्चुअली जो मूवमेंट है मटेरियल का, उसको हम लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा फ्लो डायग्राम का एक एडवांस वर्जन है स्ट्रिंग डायग्राम। फिर हाँ, मैंने लास्ट के दो नहीं बताया आपको, साइकिल ग्राफ और क्रोनोग्राफ। साइकिल ग्राफ के अंदर जो है लाइट वाइट यूज़ करते हैं, और क्रोनोग्राफ में भी कुछ इसी तरीके से। ये एडवांस मेथड्स हैं जो आपके बुक में भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखे हैं, और इसका कोई शॉर्ट नोट नहीं आएगा। एग्जामिनेशन ऑफ मेथड का एग्जामिनेशन करने के लिए हम बहुत सारी क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग हम लोग वर्कर से करते हैं, नॉर्मली सुपरवाइज़र से करते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक प्राइमरी सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, एक सेकेंडरी सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। जो क्यूरीज होती हैं वो जो होती है उसकी सीक्वेंस को लेकर के होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव को लेकर के होती है। और सेकेंडरी क्वेश्चनिंग के अंदर हम लोग उसको फर्दर, जो हमने प्राइमरी में किया था उसकी फर्दर हम स्क्रूटनी करने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड, प्राइमरी क्वेश्चन से रिलेटेड फर्दर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई अल्टरनेट प्लेस, सीक्वेंस या पर्सन जो है वो उस चीज़ को कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो प्राइमरी सेट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं पर्पस, कि ये एक्टिविटी क्यों की जा रही है। बर्तन धोने की एक्टिविटी क्यों की जा रही है, क्योंकि बर्तन को साफ करना। प्लेस, ये कहाँ की जा रही है, किचन में सिंक के पास में की जा रही है, चलो ठीक है। थर्ड चीज़ है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है भाई? सीक्वेंस ये है, सबसे पहले कलेक्शन होता है, कलेक्शन के बाद हम लोग उसको धोने के लिए लाते हैं, धोने के बाद हम उसको सुखाते हैं और फिर उसको वापस रख देते हैं। मीन्स कैसे कंप्लीट हो रही है, पानी से धोकर के हो रही है, कौन कर रहा है, अच्छा पर्सन कौन कर रहा है, नॉर्मली घर की वाइफ कर रही है। मीन्स किस तरीके से हो रहा है, सोप से हो रहा है, साबुन से हो रहा है, डिटर्जेंट से हो रहा है, कोयले की राख से भी हो रहा है, पानी के साथ हो रहा है, बिना पानी के भी हो रहा है, कई जगह राख से ही मांज लेते हैं। सो इस प्राइमरी एक्टिव को इसको स्टडी करने के लिए हम चाहते हैं, हमने तो पहले तो जो प्राइमरी क्वेश्चंस पूछे उससे तो हमने एक्टिविटी को एग्जामिन किया है, अब हम सेकेंडरी क्वेश्चन पूछेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी को एलिमिनेट करना, किसी को कंबाइन करना, किसी को रीअरेंज करना और सिंप्लीफाई करना एक्टिविटीज़ को। तो अब सेकेंडरी क्वेश्चंस होंगे पर्पस से रिलेटेड। व्हाट इज डन, क्या किया जा रहा है, इसे कौन, क्या इसे किसी दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, क्या इसे कोई और भी कर सकता है, क्या यही सीक्वेंस ज़रूरी है, कोई दूसरी सीक्वेंस नहीं हो सकती। तो इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, जो मैं जस्ट अभी आपको बोल रहा था, बर्तन धोने वाला ही एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज़ डन, क्या किया जा रहा है। व्हाई इट इज़ डन, क्लीन करने के लिए किया जा रहा है। व्हाट एल्स माइट बी डन, अगर क्लीन करने के लिए नहीं किया जाता तो क्या किया जाता। तो भैया कागज़ की प्लेटें यूज़ कर लेते, अखबार में खाना खा लेते। व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बर्तन ही धोने चाहिए।
प्लेस वेयर इट इज़ डन, किचन। वाई इट इज़ डन देयर, नॉर्मली सिटीज़ में वहीं किया जाता है, वहाँ पे पानी भी आता है, वहाँ पे स्टोरेज, पानी की स्टोरेज की भी सप्लाई भी है। वॉट एल्स माइट इट इज़ डन, वेयर शुड इट बी डन, कुछ और किया जा सकता है, राख से भी धोया जा सकता है, बिना पानी के भी धोया जा सकता है। तो प्लेस की बात कर रहा है तो प्लेस के अंदर तो किचन के अलावा बाथरूम में भी धोया जा सकता है। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या दो चीज़ों को क्लब नहीं किया जा सकता, या दो चीज़ों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, या इस सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज नहीं किया जा सकता। पर्सन कौन कर रहा है, घर की वाइफ कर रही है, कोई और नहीं कर सकता, हाँ घर का नौकर भी कर सकता। हाउ इट इज़ डन, मैंने बताया पानी और सॉप से किया जा रहा है। वाई इट इज़ डन दैट वे, ट्रेडिशनली इट इज़ डन दैट वे। वॉट एल्स माइट बी डन, मैंने बताया कि जगह पानी के बगैर भी करते हैं, राख से भी कर लेते। हाउ इट शुड बी डन, अब कैसे किया जाना चाहिए। तो इस टाइप के सेकेंडरी क्वेश्चंस जो हैं प्राइमरी क्वेश्चंस के ऊपर लगाए जाते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे आप पढ़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से जो है मेथड का एग्जामिनेशन होता। अब डिश वॉशिंग का एग्जाम्पल मैंने बता दिया।